नमस्कार शोधार्थियों। आज सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में यूट्यूब चैनल कहना ज़रूरी है सुधा उपाध्याय के सौजन्य से हम राजेंद्र राजन जी के साथ हैं। शोधार्थियों, कविता को प्रकट होने से पहले एक लंबी चिंतन प्रक्रिया से गुजरना होता है और इस लंबी चिंतन प्रक्रिया से गुजरने से पहले समाज की तमाम गतिविधियों में, समाज के परिवेश में, राजनीतिक उथल पुथल में और अपने इर्द गिर्द, अपने आस पास से बहुत सचेत सतर्क रहना पड़ता है। राजेंद्र राजन जी उसी सामाजिक राजनीतिक चिंतन प्रक्रिया की एक ज़रूरी कड़ी हैं। बेबाक वार्ता हो, बेखौफ अभिव्यक्ति, बेलौस टिप्पणी, इन सब के लिए राजेंद्र राजन जी खासे लोकप्रिय हैं। कवि के लिए कितना कुछ है देखने को। वह सबसे सचेतन प्राणी है, सबसे एक्स्ट्रा सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील प्राणी है और उसके आसपास में अगर इतनी गडमड है, इतनी उबड़ खाबड़ है, इतना भेदभाव है, इतने तरह के पाखंड हैं, प्रपंच हैं, तो कवि उससे अछूता कैसे रहे। इसलिए मैंने कहा कि उसके देखने के लिए, वो जो कुछ देखता है, जिसका साक्षी बनता है, उसको चिन्हित करने के लिए, उसमें प्रवेश कर उनको रेखांकित और चिन्हित करने के लिए वो बेबस हो जाता है। तो जो कुछ उसके देखने में, कहने में आता है, वो खंड खंड चित्र, वो स्मृति चित्र, वो संवेदना के छोटे छोटे जो कण हैं, उनको वो बटोर लेता है। ऐसे में जब इस दौर में चारण भाटों का दौर चल रहा हो, हम जैसे लगता है पीछे की ओर लौट रहे हैं और सब तरफ यशोगान और प्रशस्ति गान की प्रक्रिया चल रही हो, ऐसे में राजनीतिक और सामाजिक चिंतन की प्रक्रिया से गुजरना, बेखौफ होना है, एक दुस्साहस का काम है और मैं राजेंद्र राजन जी को दुस्साहसी कवि कहती हूँ। राजेंद्र राजन अपने आसपास के जनसंतोष को ही नहीं पकड़ते, बल्कि उन ताकतों को, उन सामंती शक्तियों को भी पहचान लेते हैं, उनकी शिनाख्त करते हैं और अपनी कविताओं में उन्हें महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित, चिन्हित करते हैं। सत्ता हो या प्रतिपक्ष हो, जन हो या जन का मन हो, इन सब में लगातार अंदर प्रवेश करते हुए, इन सब के भीतर की जूझ को, संघर्ष को, भीतर की यात्रा को राजेंद्र राजन न केवल उनमें शामिल होते हैं, सहयात्री बनते हैं, बल्कि जो उसका व्यंग्य है, जो उसमें छिपी व्यंजनाएं हैं, जो उसके अर्थगर्भ हैं, उन तक प्रवेश करके, उनमें शामिल होकर के उस संघर्ष यात्रा को भी आप सहृदय समाज के साथ जोड़ते हैं। राजेंद्र राजन अपनी कविताओं में इसी तरह का संसार बुन रहे हैं। उनका एक कविता संग्रह बामियान में बुद्ध नाम से साहित्य भंडार इलाहाबाद से प्रकाशित हो चुका है। एक लंबे अरसे से वे कार्यकर्ता के रूप में जाने माने, चिन्हे जाते हैं और इस दौरान अधिकांश समय वे सामयिक वार्ता के संपादन में भी भागीदार रहे। करीब 15-17 साल जनसत्ता के संपादकीय पृष्ठ पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। जनसत्ता के वरिष्ठ संपादक के पद से सेवानिवृत्त होकर इन्होंने समता मार्ग पोर्टल संभाला और उसके संस्थापकों में से ये प्रमुख रहे। समता मार्ग के मॉडरेटर के रूप में रहे। इसके अलावा सेतु प्रकाशन में भी लगातार कार्यरत हैं। अब जनसत्ता से वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। गांधी मार्गी चिंतक नारायण देसाई की किताब माय गांधी का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है मेरे गांधी नाम से। गांधी जी के 150वें वर्ष में प्रकाशन विभाग से ये पुस्तक प्रकाशित होकर आ गई है, माय गांधी मेरे गांधी। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शोधार्थियों, मैं अपनी पसंद की इनकी 5 कविताओं का आज आपके साथ पाठ करूंगी और केवल पाठ नहीं, उन कविताओं के बहाने हम इनकी उस चिंतन प्रक्रिया को, इस सामाजिक परिवेश में जो वो लगातार अपनी उपस्थिति बनाए हुए, अपना हस्तक्षेप बार बार जाहिर करते हैं और जोखिम उठाते हैं, उन सब के हम साक्षी बनेंगे इन 5 कविताओं के माध्यम से। मेरी पसंद की पहली कविता ही है जो उनके मुंह से भी कई बार हम लोगों ने सुनी है, लिखावट के मंच से सुनी है, आज का नीरो। मैं उसका पाठ करती हूँ।
कहते हैं एक ज़माने में जब रोम जल रहा था, तब वहाँ का शासक नीरो बंसी बजा रहा था। लेकिन आज का नीरो क्या कर रहा है जब शहर जल रहा है? नहीं, आराम से एक कोने में बैठकर वह बंसी नहीं बजा रहा। खिड़की से आसमान में लपलपाती लपटें देख वह बंसी जरूर बजाना चाहता है, पर उसकी कल्पना की उत्तेजना उसे चैन से बैठने नहीं देती। अपने विशाल कक्ष में वह बेचैन कदमों से चक्कर काटता है, ठिठक ठिठक कर घड़ी की ओर देखता है, उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाता है, दीवार पर टंगे नक्शे पर बार बार नजर फिराता है, गुस्से में कुछ बुदबुदाता है, हवा में जोर जोर से हाथ लहराता है, मानो कोई नारा लगाने के लिए ललकार रहा हो। फिर भाषण देने की मुद्रा बनाता है, मानो कोई अदृश्य उत्सुक भीड़ सामने मौजूद हो। फिर पीछे की तरफ मुड़ता है, मानो सभा को संबोधित करके लौट रहा हो। कुछ पल ठिठक कर खिड़की से बाहर का मंजर देखता है, माथे का पसीना पूछता है, फिर सोफे पर बैठ जाता है, मोबाइल पर कुछ मैसेज पढ़ता है, फिर कुछ कागज फाड़ता है, हथेलियां रगड़ता है, फिर खड़े होकर अकड़ता है, मानो सामने कोई दुश्मन खड़ा हो। फोन की घंटी लगातार बजती रहती है। उसका सहायक फोन उठाने के लिए आता है तो उसे भगा देता है। फिर कुछ देर बाद सहायक को बुलाकर कहता है, अधिकारियों से कह दो आदेश का इंतजार करें। अब जब शहर काफी कुछ जल चुका है, हवा खून की गंध से भारी है, वातावरण चीखों से भर गया है, तब वह एक फिक्र से घिर गया है। जो हुआ उसे किस रूप में याद किया जाएगा, जो हुआ उसे किस रूप में याद किया जाएगा, इसी फिक्र में वह उच्चाधिकारियों की बैठक बुलाता है, उन्हें कुछ निर्देश और कुछ सावधानियां बरतने की हिदायत देता है। फिर जांच का निष्कर्ष बताकर जांच का आदेश देता है, खुद के होते हुए सबके सुरक्षित होने का दम भरता है और चेहरे को गमगीन बनाते हुए शांति की अपील जारी करता है। शोधार्थियों, ये कविता उस वर्चस्व की राजनीति में निमग्न, संलग्न, आकंठ डूबा हुआ, अपने वर्चस्व को पहने ओढ़े शिरोधार्य किया हुआ उस नेतृत्व के अश्लील स्वांग, अश्लील अभिनय पर राजेंद्र राजन कटाक्ष करते हैं। आप खुद देखें कि इस कविता में वे भांप लेते हैं कि ये जो हमारे दुख दर्द का, हमारी तकलीफ़ का, हमारे भय का, आतंक का, हमारे इर्द गिर्द जो हिंसा, जो क्रूर राजनीति हो रही है, जो कुटिल राजनीति हो रही है, उसका उसके प्रति संवेदना का, उसके प्रति संवेदनशील होने का प्रपंच भर करता है, अश्लील अभिनय करता है। और ये हमारा नेता है, ये नेतृत्व कर रहा है। ये नीरो की तरह केवल बांसुरी नहीं बजा रहा, ये पूरे स्वांग में रंगा चुंगा हुआ है। और इस रंगे चुंगे में तो नीरो की वो जो तटस्थता थी वो भी कहीं शर्मसार है। क्यों? क्योंकि ये कुशल अभिनेता हैं, ये महानायक हैं इस युग के, और ये अपने क्रूर कुटिल चालों से, अपने वर्चस्व से सबको जैसे लगता है अपनी मुट्ठी में कैद रखते हैं। सब इनके अध्यादेश के लिए सामने उपस्थित रहते हैं, इनके अध्यादेश का पालन कर रहे होते हैं। और इस ज़माने में जहाँ सब हाँ हाँ और नहीं नहीं में शामिल हैं, इसमें इसका राज चलता है, राजकाज चलता है। बेहतरीन कविता थी। दूसरी कविता है हौसला अफजाई। बेहतरीन, बड़ी मार्मिक कविता है। आप देखें, जिसने आग लगाई उसी ने शिकायत दर्ज कराई, उसी शिकायत के आधार पर उसे पकड़ लिया गया, उसी के शिकायत के आधार पर उसे पकड़ लिया गया जो आग बुझा रहा था। फिर एक दिन बाद उसे भी पकड़ लिया गया जिसने आग बुझाने में मदद की थी। फिर अगले रोज उसे भी पकड़ लिया गया जिसका घर जल कर राख हो गया था।
फिर 2 दिन बाद उसे भी पकड़ लिया गया जिसने यह सवाल उठाया था कि हम कब तक यह सब सहन करेंगे, और जिसने इसके जवाब में कहा था आइंदा हम ऐसा नहीं होने देंगे, उसे भी 3 दिन बाद पकड़ लिया गया। और फिर अंत में एक जांच बिठाई गई जिसमें इन सब को दोषी ठहराया गया। जिसने आग लगाई थी उसने एक दिन बड़ी सी कुर्सी पाई। फिर आग लगाने वाले और भी निकल आए। आप देख रहे हैं, अपराधियों का संयुक्त परिवार है, संगठन है, और इस संगठन में बड़ी ताकत है, और ये एकजुट हो जाते हैं अपनी क्रूरता में, अपनी हिंसा में। ये जो भयावह स्थितियाँ आपके आसपास इर्द गिर्द पसरी हुई हैं, इनको पैदा करने में इनके सबसे बड़े सूत्रपात यही होते हैं, और फिर हाहाकार भी यही मचाते हैं, ढोंग भी यही रचते हैं, और सबको अपने इर्द गिर्द अपनी वकालत करने के लिए, अपनी जी हजूरी करने के लिए तैयार कर लेते हैं। जो खरा है, सच्चा है, ईमानदार है, जो लुटा है, जो सचमुच का भोगता है, जो तकलीफ में है, जो यंत्रणा में है, जो वंचना में है, अपराधी घोषित कर दिया जाता है। रघुवीर सहाय की कविता याद आ जाती है। आप देखें कि राजन ये कह रहे हैं कि जो निर्दोष है, निष्पाप है, वह घेर लिया जाता है। और ये घेराव दरअसल जो पर्यावरण में पूरी तरह प्रदूषण की तरह पसरी हुई है राजनीति, इस राजनीति के जो सिपहसालार हैं, इस राजनीति को करने वाले जो राजनेता हैं, जो इस पाखंड को, इस वर्चस्व को मुरैठा बांध कर आगे बढ़ रहे हैं, वे निर्दोष को, निष्पाप को घेर कर मारते हैं। अपराधी उसे करार कर देते हैं। जो सवाल उठाएगा, जो इनसे असहमति जताएगा, जो सवाल पूछना चाहेगा, जो इनसे अपनी असंतुष्टि जाहिर करेगा, वह सब ऐसे ही घेर कर मार दिया जाएगा। तो राजन एक कहते हैं महत्वपूर्ण कवि की भूमिका निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही दे रहे हैं, और वो साखी हो रहे हैं और साहस कर रहे हैं शिनाख्त करने की कि देखो, जो निष्पाप थे, जो निर्दोष थे, जिसका घर जला, जो वंचना में था, जो पीड़ा में था, जो घोर यंत्रणा में था, उसे ही अपराधी करार कर दिया गया और उसे फंसा दिया गया। और यही हो रहा है सब तरफ इस न्याय व्यवस्था में। अगली कविता देखें, मंथन। मैं मथा जा रहा हूँ रोज पल पल, जैसे मथा गया समुद्र देवासुर संग्राम के समय। बड़ी अच्छी कविता है। न मैं सुरों के साथ हूँ, देवताओं के साथ हूँ, न मैं असुरों के साथ हूँ, राक्षसों के साथ। मैं बीच का, मैं वो व्यक्ति हूँ जो सचेत है, सचेतन है, सतर्क है, जो सवाल करना जानता है, जो इन दोनों वर्गों में नहीं आता, इन दोनों वर्गों के चालाकी को जान चुका है, इनकी अतिरिक्त समर्थ और इनके इन आसुरी वृत्तियों को बहुत अच्छी तरह से पहचान चुका है। एक ओर सारे देवता खींच रहे हैं मुझे, दूसरी ओर सारे असुर। इस रसाकसी में हहराता हुआ मैं कभी देवताओं की ओर झुका हुआ दिखता हूँ, कभी असुरों की ओर। ये मेरा झुकना, ये मेरा नमना, ये मेरा उनके साथ सहयोगी हो जाना या उनकी ओर विनत हो जाना, उनकी ओर झुकना, दरअसल यही मेरी गलती है। क्या वह घड़ी कभी आएगी? क्या वह घड़ी कभी आएगी जब मैं किसी की तरफ झुका हुआ नहीं होऊंगा, जब मैं खींचतान से मुक्त हो जाऊंगा, जब सारे असुर भी मेरा पिंड छोड़ देंगे और सारे देवता भी? जो मध्यम वर्गीय सचेतन मन है, जो जागरूक मन है और न केवल खुद जागता है, अपने आसपास को जगाना चाहता है, जो दूसरों में भी सवाल खड़ा करने का, सवाल उठाने का, सवाल पूछने का साहस भरता है, वह सचेतन प्राणी जब सोचता है तटस्थ होकर, तो देखता है कि मैं इन देवताओं में भी शामिल होना नहीं चाहता जिनका पाखंड पर्व चल रहा है, और मैं इन असुरों, इन राक्षसों में भी शामिल नहीं होता हूँ। मैं बीच में रहकर इन दोनों के पाखंड को देखकर इनके सवाल जनता के सामने, जनशक्ति के सामने, जन आंदोलन के सामने खड़ा करूँगा। तो वो अपने को सचेत करना चाहता है कि मैं उस घड़ी के इंतज़ार में हूँ जब मैं इन दोनों के प्रति अपने झुकाव को ख़त्म कर दूँ, मार दूँ, इन दोनों के प्रति अपनी पक्षधरता को ख़त्म कर दूँ
और मैं जन पक्ष की ओर जनोन्मुख होकर जनता के लिए, जनमन के लिए, जनगण के लिए उनके मन को तलाशूं और उभारूं। तो क्या वह घड़ी कभी आएगी? न देवता कभी थकते हैं न असुर, दोनों अद्वितीय शक्ति लिए हुए हैं। न देवता कभी थकते हैं न असुर, अनथक ऊर्जा है उनमें, चमत्कारी शक्तियां हैं उनके पास, पर वे अमृत के भूखे हैं। उनकी इस व्याकुलता ने क्या हाल बना दिया है मेरा। जाने कब से मैं मथा जा रहा हूँ रोज पल प्रतिपल, पर एक बूंद अमृत निकलना तो दूर, एक मामूली सा रत्न भी अभी तक नहीं निकला। हम लगातार अपनी संघर्ष यात्रा में, अपनी जूझ में, अपनी छटपटाहट में, बेचैनी में, रोज रोज की दिनचर्या में टूटते, रोज रोज जीते मरते हैं। अलबत्ता मेरे अथाह तल में दबा छिपा कचरा जरूर सतह पर आ गया है। मेरी दमित इच्छाएं, मेरी अतृप्त इच्छाएं, मेरे असंतोष, मेरी अतृप्तियां। बहुत खूब ये कवि शोधार्थियों देखें, राजेंद्र राजन जी कहते हैं कि ये जो मध्यम वर्ग दिमाग है, जो सबसे सचेतन, सबसे जागरूक प्राणी है, जो थोड़े सवाल करता है, थोड़ा सोच विचार करता है, थोड़ा चिंतन करता है, खुद जगता है, दूसरों को जगाने की चेष्टा करता है आजीवन। क्यों? क्योंकि वो न इनमें शामिल होता है जो एक ऑरा लिए हुए, एक बड़ी ताकत और बड़ी चमक दमक लिए हुए देवता सदृश हैं, और न जो इन राक्षसों और असुरों के साथ शामिल होता है, जो स्वार्थी साबित कर दिए गए हैं। इन दोनों के बीच वो दरअसल मध्यस्थ है, बीच में रहकर वो सारे सुख दुख देख रहा है, इनके प्रपंच को भी, इनके स्वांग को भी, इनके ढोंग को भी, इनके छल छद्म को भी, और वो जनता के सामने उजागर करना चाहता है, अपनी जवाबदेही देना चाहता है। उनमें से बहुत कम लोग, अलबत्ता मेरे अथाह तल में दबा छिपा कचरा जरूर सतह पर आ गया है, जिसे देख देख मैं शर्मिंदा होता हूँ। मैं मतलब सचेतन प्राणी, जागरूक प्राणी, सतर्क प्राणी, जो अपने को और अपने अपनों को जगाना चाहता था, वो जब अपने भीतर की दमित वासनाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को बार बार पल रहा, कभी इनका भारी हो रहा है, कभी इनकी ओर झुकता हूँ, कभी इनकी ओर, कभी अपने नेतार्थों के लिए, स्वार्थों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, साधन सुविधाओं के लिए मैं बार बार झुकता हूँ, तो मैं शर्मिंदा हूँ। बेहतरीन कविता। अगली कविता। जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से बहुत कम लोगों से होती है मिलने की इच्छा, बहुत कम लोगों से होता है बतियाने का मन, बहुत कम लोगों के लिए उठता है आदर भाव, बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनसे कतरा कर निकल जाने की इच्छा नहीं होती। काम धंधे, खाने पीने, बीवी बच्चों के सिवा बाकी चीज़ों के लिए ज़्यादातर लोगों के बंद हैं दरवाजे। बहुत कम लोगों के पास है थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ होने के लिए, शायद ही कोई तैयार होता है। बहुत कम लोगों के पास है थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ होने के लिए, शायद ही कोई तैयार होता है तुम्हारे साथ कुछ खोने के लिए। हम घर जा रहा अपना लिए मुराठा हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो ये फ़कीर होना, ये कबीर होना, ये मस्त मौला होना, ये किसके बस की बात है। चाहे जितना बढ़ जाए तुम्हारे परिचय का संसार, तुम पाओगे बहुत थोड़े से लोग ऐसे जो स्वाधीन हैं, जिनकी बुद्धि जहर नहीं भरा किसी किस्म का जिनके दिमाग में, किसी चकाचौंध से अंधी नहीं हुई जिनकी दृष्टि, जो शामिल नहीं हुए किसी भागम भाग में। बहुत थोड़े से ऐसे लोग जो खोजते रहते हैं जीवन का सत्व, विफलताएं कम नहीं कर पाती जिनका महत्व, जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको प्रणाम। नागार्जुन। विफलताएं जो शामिल नहीं हुए किसी भागम भाग में, बहुत थोड़े से लोग ऐसे जो खोजते रहते हैं जीवन का सत्य, विफलताएं कम नहीं कर पाई जिनका महत्व, जो जानना चाहते हैं हर बात का मर्म, जो कहीं भी हो चुपचाप निभाते हैं अपना धर्म। ऐसे लोगों से राजेंद्र राजन लंबा अरसा गुजर गया, नहीं टकराए, नहीं मिलते। ये महत्वपूर्ण कवि होने की, इस सदी के महत्वपूर्ण कवि होने की शिनाख्त है साथियों, शोधार्थियों। ये पहचान है कि वह अपने जैसे लोगों को तलाश रहा है। जैसे रघुवीर सहाय खोजने निकले थे एक
चेहरा, जो पहना हुआ चेहरा ना हो, जो ओढ़ा पहना सुथरा चेहरा ना हो, जो है जैसा अपने प्राकृतिक, अपने नैसर्गिक रूप में। और जैसे रघुवीर सहाय को वो चेहरा नहीं मिल पाता, राजेंद्र राजन को ऐसे कुछ लोग नहीं मिल पाते। इन गिने चुने लोगों में, इनमें गिने लोग ऐसे हैं जैसे एक छोटा सा टापू है जनसंख्या के उस उफनते महासागर में, और इन बहुत थोड़े से लोगों के बारे में भी मिलती है शर्मनाक खबरें, तो तोड़ती हैं तुम्हें भीतर से। कोई कहता है वह जिंदगी में उठने के लिए गिर रहा था, कोई कहता है वह मुख्यधारा से कट गया है और फिर चला जाता है बहकती भीड़ की मझधार में। कोई कहता है वो काफी पिछड़ गया है और फिर भागने लगता है पहले से भागते लोगों से भी ज्यादा तेज। उसी दांव पेच की घुड़दौड़ में कोई कहता है वह और सामाजिक होना चाहता है, और दूसरे दिन जब वही सबसे ज्यादा बाजारू हो जाता है। कोई कहता है वह बड़ी मुश्किल है सरल होने में। इस तरह सबसे विरल लोग इस दुनिया के बनाने में कम करते जाते हैं अपना योग, और भी दुर्लभ हो जाते हैं दुनिया के दुर्लभ लोग। ये इतनी सी पंक्ति, ये 4 पंक्तियां ही मील का पत्थर साबित होती हैं साथियों, शुद्धार्थियों, कि ये 4 पंक्तियां बताती हैं कि ऐसे जीव दुर्लभ होते जा रहे हैं जो अपने नैसर्गिक, अपने प्राकृतिक रूप में, अपने सरल रूप में, सहज रूप में पाए जाएं। ऐसे लोग दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो राजेंद्र राजन जी उस ओर इशारा करते हैं कि उस जो स्वार्थ और निहितार्थ में घिरे हुए लोग हैं, और उनका जो लंबा समूह है, समुदाय है, भीड़ है, रोज एक अकेला बार बार लगातार उस भीड़ की ओर, उस समूह की ओर बढ़ता जा रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, और वहाँ अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने साधन सुविधाओं के लिए नतमस्तक हो जाता है और समूह में शामिल हो जाता है। तो ऐसा जो अपने विवेक से, अपनी सोच विचार से, अपने चिंतन से काम करता हो, जिसका नियंत्रण, जिसका अपने हाथ में जिसका कंट्रोल हो, ऐसे लोग विरल होते हैं और ये अब इस दुनिया में रह नहीं गए, दुर्लभ होते जा रहे हैं। और कभी कभी खुद के भी कांपने लगते हैं पैर। इतना भयावह वातावरण है आसपास है, इतना आतंक है चहुं ओर, और इस तरह की भगदड़ है, इस तरह की गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, कि राजेंद्र राजन जी स्वीकारते हैं कि कभी कभी तो मन डगमगाता है और कभी कभी तो खुद के भी कांपने लगते हैं पैर, मनुष्यता के मोर्चे पर अकेले होते हुए। जो विवेकी है, जो सोच में है, जो जागरूक है, सचेतन है, सहज है और सरल है, वो लगातार खुद को धिक्कारने में क्यों बेबस है, खुद को क्यों धिक्कार रहा है, क्यों असहाय, आइसोलेटेड कर दिया गया है, एलिनेटेड कर दिया गया है, वो अकेला होता जा रहा है। ये एलिनेशन, ये आइसोलेशन राजेंद्र राजन जी बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं। सबसे पीड़ाजनक यही है इन विरल लोगों का और विरल होते जाना। एक छोटा सा टापू है मेरा सुख, जो घिर रहा है हर ओर उफनती हुई बाढ़ से। जिस समय कांप रही है पृथ्वी मनुष्यों की संख्या के भार से, गायब हो रहे हैं मनुष्यता के मोर्चे पर लड़ते हुए लोग। ये समूची सृष्टि समा रही है अमानवीयता की गर्त में। मानवीयता को बचा लेने की मुहिम है राजेंद्र राजन की, मनुष्यता को बचा लेने की मुहिम है राजेंद्र राजन की। और राजेंद्र राजन कहते हैं कि जब मानवता ही नहीं बचेगी, मानवीय संवेदनाएं नहीं बचेंगी, वो मूल्य नहीं बचेंगे जो खरीदे बेचे नहीं जा सकते बाजारों में। और ये बाजार का गलाकाट प्रतिस्पर्धा का युग है। इस बाजार में ममता, समता, भाईचारा, बंधुत्व, सौहार्द, सहयोग, ऐसे सभी भाव, ऐसे सभी मानवीय संवेदनात्मक जो मूल्य हैं, ज़रूरी मूल्य हैं, वे सब दरअसल हाशिए पर हैं, दरकिनार कर दिए गए हैं, बेदखल कर दिए गए हैं इस समूची सृष्टि से। तो समूची सृष्टि किधर को जा रही है? राजेंद्र राजन जी का ये सवाल बड़ा वाजिब है। और अब आखिरी कविता शुद्धार्थियों। शिकार वे अक्सर नगर चौक में इकट्ठा होते और प्रशस्ति गान शुरू कर देते। महाराज परम पराक्रमी है, महाराज के कारण हम सब सुरक्षित हैं, चारों तरफ सुख शांति है, प्रजा सुखी संपन्न है। झूठ। महाराज दूरदर्शी हैं, दिग्विजयी हैं, अपूर्व हैं, महान हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। महाराज के शत्रुओं का नाश हो, महाराज की जय जयकार हो।
प्रशस्ति गायक महाराज के प्रति भक्ति के अभिव्यक्ति के कुछ और भी तरीके इस्तेमाल करते थे। जैसे सवेरा हो गया है ऐसा न कहकर वे कहते थे महाराज की राज में सवेरा हो गया है। प्रशस्ति गायकों में से कोई उत्साह में आकर यह भी जोड़ देता था ऐसा सुंदर सवेरा पहले कभी नहीं हुआ है। सुंदर दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए हैं। ऐसा सुंदर सवेरा पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर बाकी सब उसे दोहराने लगते हैं। कहीं फूल खिले हों तो वे समवेत स्वर में कहते महाराज की राज में फूल खिले हैं, इससे सुंदर फूल पहले कभी नहीं खिले थे। प्रशस्ति गायन कभी कभी किरकिरा भी हो जाता है। जैसे एक बार वे दोहराए जा रहे थे कि प्रजा सुखी संपन्न है, प्रजा सुखी संपन्न है, तभी एक औरत दो छोटे छोटे बच्चों के साथ भीख मांगती आ खड़ी हुई। एक बार वे दोहराए जा रहे थे कि चारों तरफ सुख शांति है, चारों तरफ सुख शांति है। इसी बीच दो राज कर्मचारी खुलेआम एक बूढ़े आदमी की गांठ से पैसे हटकर चलते बने। लेकिन प्रशस्ति गायक ऐसी घटनाओं को तवज्जो नहीं देते थे, इसलिए उनके उत्साह में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे महाराज के पराक्रमी छवि को याद करते और प्रशस्ति गायन जारी रखते। चीयर गर्ल्स जो काम करते हैं, जो चारण भाट किया करते थे, जो आदिकाल की पृष्ठभूमि में यशोगान और प्रशस्ति गान हुआ करते थे, आप याद करें। महाराज की स्वर्ण निर्मित पलंग की इच्छा हुई तो उसके लिए धन जुटाने की खातिर उन्होंने जन कल्याण कर लगा दिया। प्रशस्ति गायकों ने गाना शुरू कर दिया, महाराज जन कल्याण के लिए समर्पित हैं, महाराज जन कल्याण के लिए समर्पित हैं। यह कर लगने के कुछ दिन बाद प्रजा में असंतोष के लक्षण दिखने लगे, लेकिन प्रशस्ति गायक इसे महाराज के प्रति षड्यंत्र का संकेत मानते थे। कहते थे कि महाराज में श्रद्धा नहीं रखते, वे नरक के भागी हैं, अक्षम्य अपराधी हैं। कुछ दिन बाद महाराज को अंतःपुर की साज सज्जा में और वृद्धि करने की इच्छा हुई। उन्होंने जन कल्याण वृद्धि कर लगा दिया। प्रशस्ति गायक नगर चौक में जमा हुए और गाना शुरू कर दिया, महाराज जन कल्याण में वृद्धि चाहते हैं, निरंतर वृद्धि चाहते हैं। विकास का नारा याद करें, निरंतर वृद्धि चाहते हैं। ऐसा कल्याणकारी राजा कभी पहले नहीं हुआ था, कभी पहले नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद प्रजा में असंतोष के लक्षण और ज्यादा दिखने लगे, लेकिन मालूम होते हुए भी महाराज इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते थे। वह जानते थे कि एक बार फिर शिकार पर जाएंगे, शेर को मार कर लाएंगे और उनके पराक्रम की वाहवाही में असंतोष के सारे लक्षण हवा हो जाएंगे। दरअसल जब भी महाराज को प्रजा में श्रद्धा भाव कम होता दिखता, वह शिकार पर निकल जाते। दो चार अत्यंत विश्वास पात्रों और परम विश्वस्त अंगरक्षकों समेत साथ में एक बड़ा सा छकड़ा भी होता, पूरी तरह से ढका हुआ, जैसे बैल खींचते। आगे आगे महाराज का रथ, पीछे पीछे छकड़ा। महाराज अंधेरा घिरने से पहले लौट आते। वापसी में छकड़ा निरावृत होता। छकड़े में मारा जा चुका शेर दिखता, जिसकी गर्दन और पेट में महाराज के अचूक बाण धसे होते। मरे हुए शेर से कौन डरता? मरे हुए शेर से कौन डरता? सो उत्सुक भीड़ निकट से देखना चाहती, लेकिन अंगरक्षक भाले घुमा घुमा कर लोगों को आसपास आने से रोकते रहते। नगरवासी मारे गए शेर को दूर से देखते, महाराज के साहस और पराक्रम की बातें करते और प्रशस्ति गायक जय जयकार के नारे लगाते। लोगों को बताते कि हमारे महाराज छोटे मोटे जानवर का शिकार नहीं करते, सिर्फ शेर का शिकार करते हैं और सदा सफल होते हैं। सारा जंगल उनसे थर थर कांपता है। शेर डर के मारे गुफा में छिप जाता है। इस तरह महाराज कई बार शिकार पर गए और हर बार सफल होकर लौटे। प्रजा में उभर रहे असंतोष पर हर बार उनका पराक्रम भारी पड़ा। फिर वे निश्चिंत होकर राजपाट करने लगे। लेकिन एक दिन किसी ने सोचा न था वैसा हुआ। एक कहानी सी लगती है शोधार्थियों, आप देखें कि कविता में कहानी बुनना, कविता विधा एक सशक्त मार्ग विधा है, एक अचूक विधा है, और उसमें वो पूरी सिलसिलेवार एक कहानी है घटनाक्रम की, परिस्थितियों की। एक दिन किसी ने सोचा न था वैसा हुआ। तीसरे पहर सबको शेर की दहाड़ सुनाई दी। महाराज जब भी शिकार पर जाते दिन के इसी वक्त जाते थे। प्रशस्ति गायकों को लग रहा था शेर खुद चलकर मौत के मुंह में आ गया है, वह नगर की सीमा तक आ गया होगा। महाराज सदल बल निकलेंगे और अभी उसका काम तमाम कर देंगे। लेकिन महाराज नहीं निकले। शेर की दहाड़ सुनाई देती रही, पर महाराज किले से बाहर तो क्या, अपने कक्ष से भी बाहर नहीं निकले। न सैनिकों और गुप्तचरों को भेजा। लोग अचंभित कि महाराज क्यों नहीं निकले।
प्रशस्ति गायकों ने लोगों की हैरानी को यह कहकर शांत किया कि शेर जानबूझकर ऐसे समय दहाड़ रहा था जब महाराज पूजा में बैठे थे, लेकिन वह बचकर कहाँ जाएगा। महाराज देर रात तक चिंता में डूबे रहे, इस संकल्प के साथ सोए कि अगले दिन शेर को मार लाएंगे, लोग मरे हुए शेर को देखेंगे, तालियां बजाएंगे, फिर से उनके पराक्रम के गीत गाएंगे। दूसरे दिन महाराज उसी तरह निकले जैसे हर बार शिकार पर जाते थे। साथ में 2-4 अत्यंत विश्वास पात्र दरबारी, परम विश्वस्त अंगरक्षक, आगे आगे महाराज का रथ, पीछे पीछे ढका हुआ छकड़ा। नगर चौक में पहले से जमा प्रशस्ति गायक आश्वस्त थे कि आज एक बार फिर गौरवान्वित होने का दिन है। इसी खुशी और उत्साह में किए जा रहे थे लगातार महाराज की जय जयकार। लेकिन नगर की सीमा पार करना तो दूर, महाराज अभी नगर चौक पहुंचने ही वाले थे कि शेर की दहाड़ सुनाई देने लगी। प्रशस्ति गायकों को लगा दहाड़ सुनकर महाराज को प्रसन्नता हुई होगी, शिकार कहीं पास में है और जल्दी ही मारा जाएगा। मगर महाराज के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई थीं। वह नगर चौक पर पहुंचे ही थे कि शेर की दहाड़ बार बार सुनाई देने लगी। महाराज समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। सहसा उनके इशारे से रथ रुक गया। दहाड़ तेज और तेज होती जा रही थी। लग रहा था जैसे वह हवा में भर गई है, आसमान में छा गई है, जमीन से निकल रही है। हर तरफ से, हर एक रास्ते से, हर एक घर से, नगर के कोने कोने से, दशों दिशाओं से आ रही ऐसी दहाड़ पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। यह भीषण दहाड़ सुनकर रथ के घोड़े जोर जोर से हिनहिनाने लगे। छकड़े में जुटे बैल भी छूट भागने के लिए छटपटाने लगे। भाग निकलने की उनकी जद्दोजहद में छकड़ा उलट गया। लोगों ने अचंभे से देखा, शेर का पुतला जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी गर्दन और पेट में बाण घुसे थे। अंगरक्षक रथ को घेरे खड़े थे। विश्वास पात्र पंखा जल रहे थे। महाराज बेहोश थे और प्रशस्ति गायक खामोश। बेहतरीन कविता, बहुत शुक्रिया।